हेलो एवरीवन, आज हम अपने सेकेंड चैप्टर में पहुंच चुके हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। याद रखो, ये जो चैप्टर है ना, ये मोस्टली थ्योरेटिकल है। तो इस चैप्टर को हम सिर्फ इसके 2 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम पहले में हमारे पास डॉबिनियर्स ट्रायड, हमारे पास है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वहां तक करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी चीजें आपसे क्या है डिस्कस करें हम, ठीक है। तो आज हम जब सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि सारे साइंटिस्ट सारे एलिमेंट्स को किसी ना किसी टेबल में रखने के लिए पीछे पड़ गए। तो रीजन क्या था कि एलिमेंट्स धीरे धीरे डिस्कवर हुए, एक साथ नहीं हुए, पहले 10 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 26 हुए, ऐसे करके एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो कहानी क्या है कि अब सारे साइंटिस्टों के लिए यह डिफिकल्टी थी कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे याद करें, हर एक एलिमेंट कैसे कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी फिजिकल स्टेट उसका कैसा होगा, हमें ये सब चीजें पता नहीं चल पा रही थी। समझ में आया? तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि सारे साइंटिस्ट आने लगे, भाई एक से एक आने लगे, और धीरे धीरे वो उन एलिमेंट्स को किसी ना किसी तरीके से ग्रुप्स में अरेंज करना चाहते थे, जिससे कि क्या हो, उनको लर्न करना, उनकी प्रॉपर्टीज का लर्न करना आसान हो जाए। तो आज में अगर मैं बात करूं, आज प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, प्रेजेंट में है 118 एलिमेंट्स। और याद रखो, इन सारे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज्यादा, अब आप आज सोचोगे तो आज के रेस्पेक्ट में आप बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन तब जब साइंटिस्ट बना रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए हर एक प्रॉपर्टीज को याद करना। तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, ऑलमोस्ट 27, 28 या 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉबिनियर। क्या नाम था बेटा? नाम है साइंटिस्ट का डॉबिनियर। ट्रायड का मतलब होता है 3। क्या होता है बेटा? 3, ग्रुप ऑफ 3, ऐसा। तो जो ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉबिनियर, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रॉपर्टीज को, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उनके मास के हिसाब से एडजस्ट किया। किसके हिसाब से? मास के हिसाब से एडजस्ट किया। अब मास के हिसाब से जब उनको एडजस्ट किया तो क्या किया उन्होंने ग्रुप्स बनाए, और आप देख सकते हो उनके ग्रुप्स यहां पे हैं। जैसे उन्होंने पहला ग्रुप बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। किसका बनाया? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। और क्या बोला कि लिथियम का मास और पोटेशियम का मास अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो मास जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सोडियम के। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? सोडियम के। तो लिथियम का मास कितना होता है बेटा? 6.9। ओके। पोटेशियम का मास कितना होता है? 39.1। अगर मैं उन दोनों को ऐड करूंगा, किसके मास को? लिथियम के और पोटेशियम के मास को ऐड करूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 23। और 23 एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है किसका? सोडियम का। तो ये बहुत अच्छा मतलब उनका प्रेडिक्शन था कि पहले और तीसरे एलिमेंट को, पहला ये है लिथियम, दूसरा सोडियम और तीसरा पोटेशियम, अगर पहले और तीसरे को ऐड करूं और अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? सिंपल सी बात है, बीच वाले का एटॉमिक मास मिल जाएगा। उसी तरीके से दूसरा उनका जो ट्रायड था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम का मास होता है 40.1, बेरियम का मास होता है 137.3। उनको जब आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 88.7 आता है, बट स्ट्रोंशियम का मास है 87.6। बट ठीक है, रफली देवर इक्वल। तो लोगों ने बोला चलो बात है, ठीक है, आपकी मान ली गई, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोला है तो मान लेते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ठीक है, साइंटिस्टों ने बोला ठीक है। अगला लिया उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये बहुत अच्छी चीज थी कि क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको पता है 35.5, आयोडीन का मास आपको पता है 126.9। जब इनको आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 81.2 आया, और एक्चुअल मास अगर ब्रोमीन का निकालोगे तो क्या हो जाता है? 79.9। इसका मतलब यह हुआ कि 81.2 और 79.9 इक्वल तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट सेम है। तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, ये भी बात आपकी मान ली गई है कि नहीं, कि आप पहले 2 एटॉमिक मासेस को ऐड करो, एवरेज एटॉमिक मास जिसे बोलते हो, ऐड करो और 2 से डिवाइड करोगे, मीन आप यहां पढ़ सकते हो, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज द अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का एक सिंपल सा मतलब अगर आपसे मैं बोलूं तो मीन का एक मतलब होता है एवरेज। आप हमेशा याद रखना, मीन का एक मास क्या है? मीन अगर मैं बोलूंगा तो क्या होता है बेटा? एवरेज। क्या होता है? एवरेज। हमेशा याद रखना। तो आप पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट को ऐड कर लो
और अगर उसका मीन निकालोगे, मीन मतलब एवरेज, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल वाले का एटॉमिक मास। यानी अगर मैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लेता हूं, लिथियम और पोटेशियम को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं तो उसका जो टोटल मास आएगा वो आएगा किसके, बीच वाले के। यानी बीच वाला क्या था बेटा, सोडियम। क्या था बेटा, सोडियम। समझ में आ गया। तो ये किसने बताया था, डोबेर्नियर ने। क्या बताया था बेटा, डोबेर्नियर ने। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जब कोई आप ट्रायड दोगे तो कुछ उनका मतलब बेसिकली मैं आपसे कहूं कि कुछ ना कुछ उसका साइंटिफिक वैल्यू वो दोगे, साइंटिफिक सजेशन दोगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आप करोगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने जो 3 ग्रुप्स दिए तो दिए, बाकी के जो ग्रुप्स दिए वो सक्सेसफुल नहीं हुए। समझ में आया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि सारे एलिमेंट्स के लिए इट वाज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए थे जिनके लिए वो वैलिड था ही नहीं। समझ में आया। तो ये उनका एक सबसे बड़ा क्या था, फेलियर था। क्या था बेटा, उनका फेलियर था। ठीक है। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, और मैं आपको इसके नोट्स, ये जो नोट्स है मैं आपको कहां डाल दूंगा, आपके मैं टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तब तक आप इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे कि नीचे की तरफ है डू यू नो करके है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 चीजें दी हुई है। मैंने सिर्फ एक लिखी हुई है, वहां पे 3 दी हुई हैं, और आपको पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि वेदर ये डोबेर्नियर के ट्रायड हैं कि नहीं। तो पहला वाला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। अब सिंपल सी बात है, पहला कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम। तीसरा कौन सा है, स्ट्रोंशियम। आप इनको ऐड करो और किससे डिवाइड करोगे, 2 से। किससे डिवाइड करोगे, 2 से। तो 87.6 प्लस 24.3 डिवाइडेड बाय 2। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 0.6 एंड 0.3 0.9, 4 और 7 कितना 11, और 8 और 2 10, और 10 प्लस 1 11। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो बेटा इसका आंसर 55 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा, 55 पॉइंट समथिंग। लेकिन कैल्शियम का मास तो 40.1 है। तो मतलब ये जो पहला वाला दिया गया है ये डोबेर्नियर्स ट्रायड नहीं है, और बाकी के जो दोनों दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में वो डोबेर्नियर्स ट्रायड हैं। आप क्या करना, पहले और तीसरे वाले के मास को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना और चेक करना कि वेदर बीच वाले के बराबर आता है कि नहीं। अगर आसपास आया तो ठीक है, नहीं आया तो डोबेर्नियर का ट्रायड नहीं है। ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो। तो हम देख सकते हैं, मैंने ये कैसा हमारी टीम ने तैयार किया है इसको, मीटिंग डोबेर्नियर्स ट्रायड। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज थी कि बहुत छोटा था, मतलब जैसे ही शुरू हुआ 2-3 उन्होंने 3-4 ट्रायड दिए, उसके बाद वो खुश हो गए। इसका तो कोई मतलब ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये बस ऐसे उसके लिए दिया गया, फन के लिए। डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, वैसे लोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब एक और साइंटिस्ट निकल के आते हैं जिनका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था बेटा, न्यूलैंड, 1866। और ये साइंटिस्ट हमारे कब थे, कौन से, डोबेर्नियर, ये 1817। याद रखो, ईयर्स देखो कितने सालों बाद, 1866 यानी ऑलमोस्ट 50 साल बाद न्यूलैंड आए। इन्होंने उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर, मैंने बताया आपको कि एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, पहले 20 हुए थे, 25 हुए थे, धीरे धीरे इन सालों में बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हुए, डिस्कवर हुए। ठीक है। इन्होंने क्या, न्यूलैंड का क्या कहने का मतलब था, जैसे हमारे म्यूजिकल, क्लासिकल म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नी 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। उसी तरीके से ये फ्रेंच थे, और फ्रेंच में होता है डो रे मी फा सो ला ती। जैसे हमारे यहां सा रे, तो इसके यहां दो रे, गा मा मी फा, पा धा सो ला, एंड नी यानी उनका क्या होता था, टी। ती जो भी बोल लो। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया। अब आप बोलोगे सर ये क्या पागलपंती है, कुछ भी, लेकिन ठीक है, साइंटिस्ट हैं तो उनका भाई मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया और बोला कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। यानी अगर मैं हाइड्रोजन उठाता हूं, ये पहला एलिमेंट है, तो दूसरा 8th एलिमेंट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। उसी तरीके से अगर ये एलिमेंट उठाओगे तो उसके बाद एवरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
सोडियम। मतलब ये जो दो यानी सा के अंदर आते हैं सारे एलिमेंट्स, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट सेम होगी। अब एवरी एट्थ, फर्स्ट अगर ये लिया तो एट्थ ये आया, फर्स्ट अगर ये लिया तो एट्थ ये आया, फर्स्ट ये लिया तो एट्थ ये आया। आप ऐसे काउंट करोगे तो देखोगे कि ये बेसिकली ग्रुप्स बन गए हैं, और इन ग्रुप्स में क्या है कि एलिमेंट्स, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम। सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम। सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम। ये इन्होंने किसने बताया, हमारे न्यूलैंड बाबा ने। किसने, न्यूलैंड बाबा। ठीक है, इनको मैं बाबा बोलता हूं, ये सारे ज्ञानी थे। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हुई भाई, अगर इतना अच्छा दिया था तो प्रॉब्लम क्या हुई, कोई तो प्रॉब्लम रही होगी, हाँ कि ना। अरे हाँ सर, प्रॉब्लम तो एक मुझे सिंपल सी सीधी दिख रही है, जो कि यहां दिख रही है। ये दिख रहा है Fe मतलब होता है आयरन, और S मतलब होता है सल्फर। क्या होता है, सल्फर। अब आप मुझे बताओ कि सल्फर एक नॉन मेटल है और आयरन क्या है, एक मेटल है। तो क्या प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मेटल एंड नॉन मेटल सेम हो सकती हैं? नहीं सर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट शुड बी क्या, मतलब इक्वल होगी। तो ये फिर कैसे हो गया भाई, आयरन के बाद, सल्फर के बाद तो एट्थ एलिमेंट आयरन ही है। सल्फर देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, तो कैसे सेम हो सकती हैं? सल्फर एक नॉन मेटल है, आयरन एक मेटल है, हाँ कि ना। तो बहुत सारी लिमिटेशन मिली यहाँ पे। एक हमने मीम और डाल दिया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब इनके यहाँ था तो इन्होंने मान लिया था, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, तो न्यूलैंड की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को एटलीस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स, उस समय 56 एलिमेंट्स नोन थे, और इन्होंने ना उनको सारे टेबल्स में डाला था। 7 into 8 टेबल्स में। 7 into 8 मतलब अगर मैं बात करूं कि आपके पास 7, यानी अगर ये म्यूजिकल नोट्स हैं, और 7 into 8 यानी टोटल 56 बॉक्सेस लिए थे, और न्यूलैंड ने उन्हें क्या कर दिया था, सबको उसमें फिट कर दिया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों इनका लॉ इतना एक्सेप्टेड नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने हिसाब से तो बनाया ही था उन्होंने, है ना, म्यूजिक व्यूजिक मिला दिया था, शायद मुझे लगता है म्यूजिशियन रहे होंगे तो बना दिया होगा। आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। मतलब क्या है कि मतलब कैल्शियम के बाद, यहां तक तो सब ठीक था, कैल्शियम के बाद जैसे क्रोमियम लेते तो क्रोमियम की वैल्यू, जो क्रोमियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेनेडियम से नहीं मिलती थी, लैंथेनोइड से नहीं मिलती थी, टिन की नहीं मिलती थी, मैंगनीज की नहीं मिलती थी, आर्सेनिक से नहीं मिलती थी, आयरन, और मैंने आपका सल्फर का तो बताया ही बताया। सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका लॉ सही था। कैसे? हाइड्रोजन फ्लोरीन की मिलती थी, क्लोरीन की मिल रही थी, लिथियम सोडियम पोटेशियम की मिल रही थी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की मिल रही थी। अच्छा, बोरॉन और एल्यूमिनियम की मिल रही थी, लेकिन क्रोमियम की नहीं मिल रही थी इनके साथ। तो याद रखना कि यहां तक इनका एक्सेप्टेड था कि ठीक है भाई, यहां तक सब ठीक है। इसके बाद से ये बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम ठीक नहीं थे। कार्बन, सिलिकॉन एंड टाइटेनियम मिल ही नहीं रहे थे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज भी नहीं मिल पा रहे थे, और ऑक्सीजन, सल्फर का, आयरन का तो मैंने आपको बताया कि सल्फर और ऑक्सीजन नॉन मेटल हैं। ये मेटल क्या कर रहा है उनके बीच में भाई, आयरन तो एक मेटल है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर किसका था, न्यूलैंड का था। किसका था बेटा, न्यूलैंड का था। ठीक है, और न्यूलैंड ने क्या किया था कि अब भाई उन्होंने 56 एलिमेंट्स के लिए अरेंजमेंट लगाया था, लेकिन आगे और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। अभी हमने पढ़ा कि 118 हैं अभी तक, तो हो ही रहे थे एडमिशन डिस्कवर। तो कहां पे रख दोगे आप 56 एलिमेंट्स को? सिंपल सी बात है कि हमें ये सब भी ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन एन एलिमेंट मैंने आपको बताया जिसकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से मैच करती हैं, वो कहां रख दिया गया था बताओ? आयरन को आपने कहां रख दिया? आयरन को यहां रखा जिसकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से मैच करती हैं, है कि नहीं? तो आपने अलग अलग ग्रुप में ही डाल दिया। तो इससे यह पता चला कि न्यूलैंड क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए? फेल। ठीक है, याद रखो कि सबसे ज्यादा न्यूलैंड के लिए प्रॉब्लम्स जो थी, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उस समय तक इनर्ट गैसेस नहीं मिली थी। इनर्ट गैसेस आगे हम पढ़ेंगे। हमारे पास आर्गन है, हमारे पास ये जितनी भी गैसेस है, नियॉन है, ये सारी गैसेस उस समय तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी। अब जब डिस्कवर ही नहीं होंगी तो आप उनको कहां डालोगे? आगे डिस्कवर हुई, अब उनके लिए तो आपने कोई जगह भी नहीं छोड़ी। तो इसीलिए ये फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। काफी दिन चला, बट उतना इंपॉर्टेंटली चला नहीं इनका। ठीक है, एक सबसे अच्छे साइंटिस्ट जिन्हें मैं बोलता हूं मेंडलीव। क्या बोलता हूं बेटा? मेंडलीव। मैं आपको ये डाल दूंगा नोट्स में, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है,
मेंडलीव, एक डेमेट्री मेंडलीव जिन्हें हम बोलते थे, ये बहुत ही मैं तो कहूंगा कि सबसे अच्छा किसी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इनका था, क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड किया था। आई लेट यू नो कैसे किया था। ये रशियन साइंटिस्ट थे और इनकी सबसे खास बात थी कि इनके समय में टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। कितने? 63। इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या किया कि हर एक एलिमेंट को उन्होंने जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे पहले मास कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, ज्यादा 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 ज्यादा, तो ऐसे करके उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया था? अरेंज किया था। ठीक है। मैंने बताया कि आपको उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या किया, उसी टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया उसमें यह ध्यान रखा कि हर एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करें? मैच करें। ठीक है। और बहुत ही सबसे बड़ी बात यह थी कि फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज थी उनकी बात थी कि वो रिपीट कर रही थी आफ्टर सेट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका भी उन्होंने क्या रखा था? ध्यान रखा था। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ क्या था मेंडल का, तो मेंडल का लॉ जो था ये था, सिंपल सी बात है कि जो एलिमेंट्स को रख रहा हूं उनकी फिजिकल एंड केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, दे विल बी द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी उनका जो एटॉमिक मास है उसी के हिसाब से वो अरेंज की जाएंगी। क्या? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने रखा कैसे? एक एलिमेंट रखा, उसके बाद फिर दूसरा रखा, तो पहले वाले का मास कम, दूसरे वाले का ज्यादा, फिर तीसरे वाले का और ज्यादा, चौथे का और ज्यादा। तो इन्होंने टेबल में जितने भी एलिमेंट्स रखे सबका मास इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। ठीक है। अच्छा, ये पहले साइंटिस्ट थे, मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया। रोज को किया इन्होंने पीरियड्स में, और याद रखो ग्रुप्स को हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स ऐसे ऐसे इन्होंने ग्रुप्स में बनाया, और हॉरिजॉन्टल क्या बनाया? किसमें बनाया? हॉरिजॉन्टल बनाया था रोज, जिन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। आगे आएंगे, हम देखेंगे इनको। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको दिखाना चाहूं तो सिंपल सी बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से वो काफी अलग था। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि क्या होता है, नीचे है काफी। ठीक है, आपको आगे मिलेगा। तब सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेंडलीव का लॉ क्या था और मेंडलीव ने क्या सक्सेस दी थी। तो मेंडलीव का लॉ क्या था कि द एलिमेंट्स विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि अगर मैं एलिमेंट्स को रख रहा हूं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो किस पे डिपेंड करेंगी? मास पे डिपेंड करेंगे। किस पे करेंगी? मास पे डिपेंड करेंगे। आप इतना इसको नोट डाउन कर लो। तो हमारे पास आप देख सकते हो बच्चे, ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। देखो इन्होंने ना टोटल 8 ग्रुप्स बनाए और टोटल 12 पीरियड्स बनाए थे। कितने बनाए थे? 8 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, और कितने? 12 पीरियड्स, यानी 1 देख सकते हो आप यहां से 1 से लेके 12 तक पीरियड्स बनाए। अब इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को रखा। सबसे पहले हाइड्रोजन। क्या रखा? हाइड्रोजन का मास 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 रखा। लिथियम रखा। लिथियम का मास कितना होता है? 7। कितना होता है बेटा? 7। उसके बाद बेरिलियम रखा जिसका मास 9.4 होता है। बोरॉन रखा जिसका मास कितना होता है? 11। कार्बन का 12। नाइट्रोजन, इसी तरीके से ऑक्सीजन। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे, आगे भी पढ़ोगे कि इसमें हीलियम एक नाम की गैस थी जो कि नहीं है, टॉप 20 एलिमेंट्स में वो आती भी है। तो हाँ सर, क्योंकि उस समय तक भी हीलियम गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, इसके लिए मेंडलीव ने एक अलग से प्रोविजन किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने, आप देखो जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं, देखो ना आप 1, 7, 9.5, 11, मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है ना। जिनका मास सेम था तो उनको उन्होंने क्या कर दिया? एक ही टेबल में रख दिया। एक ही टेबल में क्यों रखा, इसके बारे में भी बात में उन्होंने बताया कि भाई सिंपल सी बात है, आयरन का मास 56 है, कोबाल्ट का 59, निकल का 59 और कॉपर का 63, लेकिन इनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इसीलिए मैंने इनको एक ही टेबल में रखा है। लेकिन ये कह सकते हो कि एक एक्सेप्शन था, यहां ठीक था। 63 जिंक, 65, 68, 72 आर्सेनिक। आप देख सकते हो कि मास इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बेटा? मास इंक्रीज। ये मेंडलीव का टेबल था। क्या था बेटा? मेंडलीव का टेबल। समझ में आया? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा, लेकिन क्या थी, ऐसी क्या मेरिट्स थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की? मेंडलीव ने इतना अच्छा टेबल क्या दे दिया था? तो मेंडलीव के लिए सबसे बड़ी बात क्या की जाती है कि इन्होंने एटॉमिक मासेस ऑफ
सारे एलिमेंट, कई सारे एलिमेंट्स को रिवाइज किया था। क्या किया था बेटा? रिवाइज किया था, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे पास, कौन सा पता है? किसी को ये आइडिया है? पक्का? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। उन्होंने सबसे बड़ा लिथियम, क्या बेटा? लिथियम, उसका मास रिवाइज करके किया था, क्योंकि लिथियम का मास उस समय पता नहीं था, तो लिथियम के मास को उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से सही करेक्ट किया था। मेंडलीव ने जगह छोड़ी थी। आप अभी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देख रहे थे, तो उसमें आपने देखा था कहीं कहीं पे जगह छोड़ी गई थी, क्योंकि उनको एंटीसिपेटेड था कि फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने जगह छोड़ दी। और उनको एंटीसिपेट एलिमेंट्स भी हो गए थे, तो इसीलिए उनका नाम उन्होंने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रखा था। बाद में पता चलता है कि वही एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम हुए। तो उनको बहुत ही अच्छी बात थी कि उनको पता चल गया था कि फ्यूचर में एलिमेंट्स क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे बेटा? डिस्कवर होंगे। और अगर बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो हमें उनके लिए जगह छोड़नी है हमारे टेबल में। एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन मैं कहूंगा हमारे किसका था? मेंडलीव का था। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हो इन्होंने जो भी प्रेडिक्शन किया था बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से किया था, जिसमें एटॉमिक मास एका एल्यूमिनियम और गैलियम जिसे हम बोलते हैं, देखो बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन था कि एका एल्यूमिनियम का मास उन्होंने 68 दिया था, जो कि 69.7 लगभग बराबर ही था। डेंसिटी जो दी थी, आप देख सकते हो कि काफी अच्छा उनका प्रेडिक्शन था, और मैं तो कहूंगा कि बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन इस मामलों में दिया जाएगा। ठीक है, रिजर्व किया उन्होंने प्लेसेस, और प्लेसेस रिजर्व करके यह भी बता दिया था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे जिनका मास इतना होगा, यानी एक उनका नाम दिया उन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका ऐसे करके। तो याद रखना कि बेसिकली ये सब बहुत ही ज्यादा क्या होता है? हेल्पफुल था, और इनको एंटीसिपेट हो गया था। तो जब साइंटिस्ट को एंटीसिपेट हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। ठीक है, मैंने बताया कि नोबल गैसेस के लिए, अब नोबल गैसेस के लिए प्रॉब्लम क्या हो गई? जीरो ग्रुप जिसे बोलते हो, जीरो नोबल गैसेस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी जो गैसेस थी ना, ये नोबल गैसेस थी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि इनको कहां डालोगे? तो क्योंकि बाद में डिस्कवर हो रही थी, तो इन्होंने एक जीरो ग्रुप क्रिएट किया। इस अपने पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर एक साइड में उन्होंने जीरो ग्रुप क्रिएट किया, और बोला जो भी नोबल गैसेस मिलेंगी उन सबको हम कहां डाल देंगे? उस जीरो ग्रुप में। नोबल गैसेस बताऊंगा आगे, अभी पढ़ेंगे हम कि नोबल गैसेस होती क्या है। ठीक है, अच्छा, फिर वही चीज कि क्यों एक्सेप्ट तो आपने कर लिया इसको, किसको? मेंडलीव को। भाई मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि एक्सेप्ट कर लिया, मैं पूछ रहा हूं आज हम क्या ये पढ़ते हैं क्या? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ भले रहे हैं, लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स थी, डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स जिसे बोलते हो, इनके फेलियर्स थे कई सारे। और फेलियर्स ऐसे थे कि जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास उन्होंने होल नंबर, क्योंकि पॉइंट्स वाला नहीं लिख रहे थे, वो सिर्फ होल नंबर लिख रहे थे, और निकल का जो था वो सेम था, तो उनको कैसे टेबल में आपने डाल दिया? सिंपल सी बात है, आपने क्या किया? एक ही टेबल में डाल दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं भाई? कुछ तो डिफरेंस होगा पॉइंट्स में, तो आप उनको अरेंज करोगे वैसे। ऐसा नहीं है कि आप होल नंबर करोगे और एक ही ग्रुप में डाल दोगे, है कि नहीं? आइसोटोप्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? अलग अलग होता है। कैसे? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी क्या है? 1, यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये क्या है? 1 है। क्या है बेटा? 1 ठीक है। लेकिन बहुत सारे आगे रिसर्च हुई तो पता चला कि हाइड्रोजन एक और टाइप का मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन एटॉमिक मास 2 हो सकता है। आगे और रिसर्च हुई, ये भी पता चला कि एक और हाइड्रोजन मिला है जिसका एटॉमिक नंबर तो ठीक है 1 है लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है? 3। कितना हो जाता है? 3। तो अब हाइड्रोजन के 3 वेरिएंट्स मिल गए। इसको कुछ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटियम। इसको कुछ लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। भाई 3 टाइप के हाइड्रोजन मिल गए। अरे बाप रे बाप, अब इनको कहां डालेंगे? तो सर इनको ये मिले क्यों? भाई रिसर्च हुई, आगे पता चला अब आइसोटोप्स में 3 हाइड्रोजन, एक का हाइड्रोजन का मास 1, एक का 2, एक का 3। अब इनको कहां डालोगे? आपने तो टेबल में जो जगह छोड़ी है, अब हर जगह आइसोटोप्स की तो जगह नहीं छोड़ी, हाइड्रोजन में ही 3 है तो आप कैसे डाल सकते हो कि हाइड्रोजन का मास 1 है? भाई हाइड्रोजन का मास जो 1, 2 और 3 है उनको कहां डालोगे? तो उसके लिए उन्होंने कोई भी प्रोविजन नहीं किया था, इसीलिए ये भी इनका एक क्या रहा? फेलियर रहा। क्या रहा बेटा? फेलियर रहा। ठीक है। अच्छा, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से डाल रहे थे तो ये यूनिफॉर्म भी नहीं था,
क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका मास ज्यादा था, उन्होंने उनको पहले लिख दिया था, है कि नहीं। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि था हाइड्रोजन को लेके, किसको था, हाइड्रोजन के लेके, क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हेलोजन्स, हेलोजन समझते हो, हेलोजन्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोजन्स, क्या बोलते हैं, हेलोजन्स, ठीक है। तो इनको इसकी जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है वो इनसे मैच करती थी, ठीक है। लेकिन आपने हाइड्रोजन को आप देखोगे ना, तो हाइड्रोजन को इन्होंने डाल रखा था किसी और टेबल में, है कि नहीं, हाइड्रोजन के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें की भी नहीं। तो ये इनके सबसे बड़े क्या थे, फेलियर थे, क्या थे बेटा, फेलियर थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को आपने जब लेफ्ट में डाला है, आपने कोई प्रॉपर्टी भी सेम नहीं रखी है, तो कैसे आप उसका प्लेस डिसाइड कर सकते हो। तो ये भी एक इनका क्या था, सबसे बड़ा फेलियर था, क्या था बेटा, फेलियर था, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन को आप देख सकते हो, एक मीम है ऐसी छोटी सी कि इनको कुछ रखा ही नहीं था, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अबव प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी, इनको करेक्ट, हाइड्रोजन को भाई बेसिकली आपने डाल रखा था ग्रुप 1 में, और ग्रुप 1 में आप देखोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, लिथियम है, ये ग्रुप, ये एल्कली मेटल्स थे, और आप इनको कैसे डाल, हाइड्रोजन को कैसे डाल सकते हो एल्कली मेटल्स के साथ। तो ये भी एक इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्या था बेटा, इनका ड्रॉबैक था। तो याद रखना कि ये जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो, ये सब क्या है, अभी तक आपने जो चीजें सीखी उसमें 3 चीजें सीखी। एक आपने सीखा डॉबर्नियर का ट्रायड, दूसरा सीखा आपने मेंडलीव का, और दूसरा आपने सीखा न्यूलैंड का, और तीसरा आपने सीखा मेंडलीव का। तीनों के आपने एडवांटेजेस देखे कि काफी हेल्प हुई, तीनों के आपने डिसएडवांटेजेस भी देखे। और मैं आपको ये चीज जरूर बता दूं कि ये तीनों ही जो अपने अपने सजेशन दिए थे, तीनों ने अपने अपने जो टेबल्स बनाए थे, उन तीनों के अपने अपने टेबल्स अच्छे रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया पूरी तरीके से, कुछ ना कुछ चीजें प्रॉपर्टी ली गई। जैसे मेंडलीव ने ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड किया, ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, उसी को हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में यूज किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे कि हम इसको मॉडर्न, पहले आप इसको ना, इसके डीमेरिट्स को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये डीमेरिट्स हैं, आप इनको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हमारे पास आप देख सकते हो, इसको हम एक काम करते हैं, इस पूरे लेक्चर को ही ऐसे आज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये है हमारे पास जो आपने टेबल देखा, इसी को कुछ लोग पढ़े लिखे लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आप बोलोगे कि सर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, कैसे लिखा गया गया, तो मैं बोलूंगा कि एक सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो था बेटा हेनरी मोजले का। किसका, हेनरी मोजले, एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट मैं कहूंगा कि आज इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था हेनरी मोजले का, और मैं कहूंगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हेनरी मोजले का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्यों इतना माना जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं होते तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता ही नहीं, हम जो पढ़ रहे होते, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं ठीक ही नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास मैंने लगाया है, आप समझ जाओगे इससे। सिंपल सी बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि डिस्कवर किसने किया, हेनरी मोजले ने। इन्होंने इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, याद रखो, 7 पीरियड्स, कितने बेटा, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। किसमें डिवाइड किया था, 18 ग्रुप्स में। अब आप बोलोगे कि सर 7 पीरियड तो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनके बारे में मत पूछो, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, आपके अभी सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में सिर्फ ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपसे जब भी कोई पूछेगा कि ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, टोटल 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स, यानी दिस पीरियोडिक टेबल वाज डिवाइडेड इनटू, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए ये रखा है, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। कितने, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स, याद रखना, ठीक है, हाँ कि ना। अच्छा, तीसरा क्या कहता है बेटा, तीसरा ये कहता है कि जो पहला ग्रुप है, पहला और दूसरा, आप देख सकते हो ग्रुप 1, क्या दिख रहा है बेटा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनको पढ़े लिखे लोग बोलते थे एल्कली मेटल्स। क्या बोलते थे बेटा, एल्कली
मेटल्स। याद रखना, हमेशा याद रखना। और इस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मिला के बनता है बेटा अपना एस ब्लॉक। क्या बनता है बेटा? एस ब्लॉक। यानी पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेंडियम। याद रखना कि ये जो सारे के सारे हैं ये कौन से हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हैं, और ये दोनों के दोनों जिन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और याद रखना, क्या पक्का याद रखना, एल्कली मेटल्स बोलते हैं दोनों को, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को नहीं सर, इसको ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 को कुछ पढ़े लिखे लोग एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली अर्थ मेटल्स। याद रखना, ठीक है। एल्कली मेटल्स कौन? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को एल्कली अर्थ मेटल्स। और इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये दोनों बनाते हैं एस ब्लॉक। क्या बनाते हैं बेटा? ये क्या है? टोटल हो गया एस ब्लॉक। क्या हो गया? एस ब्लॉक। और ये सारे के सारे, ये देख रहे हो, इस साइन से समझ में आ रहा होगा, ये सारे के सारे मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐसे क्यों रखा गया? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर ठीक है, आपने बता दिया कि ग्रुप में है क्या, ये सब क्या क्या है, ये क्या है। चौथा मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इन्होंने अरेंज ऐसे ही क्यों किया था। ठीक है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप ग्रुप 3 से ले लो। कितना ले लो बेटा? ग्रुप 3 से 12 तक, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, ग्रुप यहां पे 13। तो यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके इस जगह से लेके पूरा इस जगह तक, इनको हम बोलते थे, क्या बोलते थे पता है? क्या नहीं पता? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते थे बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये मेटल्स नहीं होते थे, ये ऐसे होती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि मेटल्स नहीं है, बट यहां से मेटल्स क्या हो सकते थे? नॉन मेटल्स की तरफ जाते थे। बाद में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, परेशान मत हो। ये क्या है मेरा पास? डी ब्लॉक। क्या है बेटा? डी ब्लॉक। और याद रखो 13 से लेके कितना लेके? 13 से लेके ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो है ये कंसीडर होता है बेटा पी ब्लॉक। क्या होता है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है? फिर से बोलो, 13 से लेके, यानी यहां से लेके यहां तक ये कितना है बेटा? ये है पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आगे ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। अभी ये तो अभी हम उसमें जो अपने नोट्स में उसमें पढ़ेंगे, बट ये मैं आपको भी इससे बता दूं कुछ चीजें। ठीक है, अच्छा, एक और चीज आप याद रखना इसमें, कि याद रखो कि ग्रुप 17 जो है, कौन सा? ग्रुप 17। अगर मैं आपको ऐसे लिखूं, ग्रुप 17 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे के सारे, इनको हम क्या बोलते थे बेटा? हेलोजन्स। क्या बोलते थे? हेलोजन्स। आ गया ना? आप पूछ रहे थे हेलोजन्स क्या होता है, तो हेलोजन्स आ गया। ग्रुप कौन सा ग्रुप बेटा? ग्रुप 17। याद रखना, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 18 याद है? जीरो ग्रुप किसका? मेंडलीव का। ग्रुप 18 जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैसेस, या फिर क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। यानी इसी को जीरो ग्रुप भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, हीलियम, देखो यहां पे जीरो लिखा हुआ, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और ऑर्गेनेसन, ये सारे जो भी हैं, ये सारे क्या हैं? इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। ठीक है, तो नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, हेलोजन्स, यहां पे एल्कली मेटल्स, और ये वाले एल्कली अर्थ मेटल्स। ये कौन से हैं बेटा? ये हैं एल्कली मेटल्स, और अगले वाले कौन से हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स। कौन से हैं? एल्कली, कौन से? ग्रुप 2 के एल्कली अर्थ मेटल्स। आप याद रखना हमेशा। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आपसे कुछ और चीजें मैं आगे मिलूंगा, आप पहले इसको चाहे तो नोट डाउन कर लो, वो वाला जो पार्ट है। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि सर हेनरी मोजले को आइडिया कैसे आया ये टेबल बनाने के लिए? तो कौन सा ऐसा आइडिया था, कौन सा ऐसा लॉ जो लगाया था उन्होंने, वो जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया? ठीक है, तो मैंने उनको बोला, आपको भी ये समझाता हूं कि यहां पर जो लॉ का बेसिस था वो था कि जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे वो अरेंज किए गए थे बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या? फिर से, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एलिमेंट्स को किया गया। कैसे? देखते हैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना था बेटा? 1। कितना था? 1। उसके बाद उसमें आगे जगह छोड़ी गई और सीधा लिखा गया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 2। फिर लिथियम,
उसका कितना था 3, बेरिलियम का कितना था 4, बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। फिर 19, 20 आप देख सकते हो यहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या किया गया, ऐसे अरेंज किया गया, पहले पीरियड में है ना, दूसरे पीरियड में। और यहां पे जो जगह खाली दिख रही होगी आपको, ये इसलिए क्योंकि यहां के एलिमेंट्स जो थे भाई, हमें टेबल ऐसे बनाना था कि मेटल्स एक तरफ हो, नॉन मेटल्स एक तरफ हो और नोबल गैसेस एक तरफ हो। तो इसके लिए इन्होंने टेबल में ये बीच में जगह छोड़ी गई, तो उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो एलिमेंट्स वर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हुआ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, ठीक है, हाँ कि ना। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि सर ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे आपने अरेंज तो कर दिया, उसका फायदा क्या होगा। तो मैं आपको यह बता दूं कि चाहे एलिमेंट कोई भी हो, उसका एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स होता है, हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 1 रहेगा। हाँ, एटॉमिक मास चेंज हो सकता है, हाँ कि ना। हाइड्रोजन में 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होगा, बट मास क्या हो सकता है, अलग अलग होगा, याद रखना हमेशा। इसीलिए एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया। इनके समय तक काफी सारे एलिमेंट्स मिल चुके थे, मोस्टली ऑलमोस्ट 108 एलिमेंट्स के आसपास मिल चुके थे, तो इन्होंने इसको क्या किया, अरेंज कर दिया अच्छी तरीके से। समझ में आया कि नहीं। तो इनका बेसिस क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, समझ में आया। आप याद रखना, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड बाय एलिमेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, याद रखना हमेशा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, लिख लो इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन है। अब हम इसकी कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ ट्रेंड्स के बारे में सीखेंगे। ट्रेंड्स क्या होते हैं कि कैसे उसकी वैलेंसी चेंज होगी। आपको सबसे पहले आप बताइए मुझे, आपको वैलेंसी निकालना पता है, वैलेंसी क्या होती है। चलो नहीं पता है तो सुन लो, कहानी ऐसी है कि वैलेंसी जो है ना, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि किसी का भी, आपने याद लो, कोई भी एलिमेंट उठाओ, लेट्स से हाइड्रोजन उठाया मैंने, क्या उठाया बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1। कितना होता है बेटा, 1। कितना होता है, 1 एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। अब अगर आप एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा 9th में जाओ तो आपको पता है न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन उसके पहले ऑर्बिट में क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, के शेल, जिसको बोलते थे के शेल, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। एम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18, याद करो। और एन में आ सकते हैं 32, याद है, ओके। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको याद है तो आपको पहले ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ कि ना। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन करे तो क्या करे, उसको चाहिए 2, तो एक इलेक्ट्रॉन वो किसी ना किसी से क्या करेगा, बोरो करेगा, या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, एक ही ऑप्शन है। तो जो इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है या ले सकता है, कितने ले सकता है, एक ले सकता है या फिर एक दे सकता है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी बेटा, 1। कितनी हो जाएगी, 1। अगला है हमारा हीलियम। क्या है बेटा, हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक मास है, अगर मैं आपसे बात करूं तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 2। कितना है बेटा, 2। ध्यान से रखो, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 2। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही प्रोटॉन्स हैं। तो 2 प्रोटॉन्स अंदर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए। अब कितना चाहिए, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसको क्या करना है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ना किसी को देगा, क्योंकि इसके पास भाई है, कंप्लीट है। इसीलिए हीलियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0। कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। उसी तरीके से अगला आता है, हीलियम के बाद इधर जाओगे, लिथियम। क्या आता है बेटा, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। कितना होता है, 3। मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 प्रोटॉन्स हैं। 3 प्रोटॉन्स तो अंदर हो गए भाई न्यूक्लियस में, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो पहले ऑर्बिट में चले गए और एक को कहां जाना पड़ेगा, अगले ऑर्बिट, यानी किस शेल में, एल शेल में। अब प्रॉब्लम क्या है कि एल शेल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, हैं कितना, एक बेचारे के पास। क्या करेगा भाई, आपके पास 1 रुपए है और किसी दोस्त के पास 7 रुपए हैं, तो क्या बेटर है, समोसा खाना है, समोसा है 8 रुपए का। तो प्रॉब्लम कैसे, क्या करोगे भाई, 1 रुपए आप दोगे, देना आसान है कि 7 रुपए लेना आसान है,
आप बोलोगे सर मेरे को तो 7 रुपए मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। 7 रुपए जिसके पास है उसके पास ज्यादा है, तो वो क्या कहेगा आपसे कि आप मुझे 1 रुपए दे दो, है कि नहीं। वैसे भी आप 7 रुपए आपको कहीं से मिलने से नहीं है, तो आप मुझे 1 रुपए दे दो, मैं क्या करूंगा, मैं अपना समोसा खा लूंगा। तो इसके पास बेटर ऑप्शन क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलते हैं वो होता है 2,1, यानी पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 1। समझ में आया। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 किसी को दे ही सकता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है बेटा, 1। क्या हो जाती है, 1। याद रखना, समझ में आया। अगला आएगा बेरिलियम। बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर 4, 2 पहले में 2 दूसरे में, 2 दे सकता है या 7 ले सकता है, 2 देना आसान है, इसीलिए बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। समझ में आया। इसी तरीके से बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, सबका। अच्छा, प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है ग्रुप 1 में। कहां पे, ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, पहला है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन, जिसकी वैलेंसी मैं निकाल चुका हूं। वैलेंसी कितनी है बेटा, 1। क्यों 1 है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्या है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका कितना होता है, 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम। लिथियम का हमने अभी निकाल के देखा कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर वैलेंसी उसकी कितनी है, लिथियम की भी वैलेंसी 1 है। आप देख सकते हो, अगर आप ना देखा हो तो आपने लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। देख सकते हो यहाँ पे निकाला, लिथियम की वैलेंसी कितनी आई है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,1। हाँ कि ना, आप देख सकते हो। अगला हमारे पास कौन सा है, तीसरा। अगला है हमारे पास सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11। अब आपसे किसी का 11 एटॉमिक नंबर है 11, तो उसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, के और 8 10 हो गए, बच्चा 1, वो किस में चला जाएगा, एम में। हाँ कि ना। अब 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 भी मिल जाते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन 1 ही है उसके पास, वो क्या करेगा, 1 देगा ही, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, याद रखना, सोडियम की भी वैलेंसी क्या है, 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। आप एक जनरल सा ट्रेंड देख सकते हो, पोटेशियम में भी सेम होगा। उसमें क्या हो जाएगा, उसका नंबर 19, तो 2,8,8,1। आप ये चीज देख सकते हो कि इस पूरे ग्रुप में, ग्रुप 1 में, किसमें, ग्रुप 1 में सबकी वैलेंसी क्या आएगी बेटा, 1। क्या आएगी, वैलेंसी 1। इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, 1 1 1 1 1 1 पूरा। समझ में आया। तो याद रखना, सारे के सारे एलिमेंट्स की इसमें ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सबके लास्ट ऑर्बिट में इसमें 1 आया, इसमें भी लास्ट में 1 आया, इसमें भी लास्ट में क्या आया, 1 आया। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स में सबकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1। कितनी होती है, 1। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अपना ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमारे पास है बेरिलियम और क्या है, मैग्नीशियम। सिंपल सी बात है, बेरिलियम का मैंने आपको एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है 4, आपके ऊपर लिखा हुआ है 4, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन कहां चला, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में और बचे के बचे 2 ऑर्बिट में, है ना, नेक्स्ट वाले में। मैग्नीशियम का कितना है आपको पता है, 12, 2,8,2। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने 9th में ढंग से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसके भी कितने हैं, 2। और इसकी वैलेंसी भी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी भी वैलेंसी 2 हो जाएगी, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। आगे आप कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कितना होता है बेटा, 20। तो इसका हो जाएगा 2,8,8,2। तो आप देख सकते हो कि इसमें सब में लास्ट ऑर्बिट में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2। और याद करो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो याद रखो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 एंड ग्रुप 2 में सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रुप अपने 18 में। ग्रुप 18 में सबसे पहला आता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। देखो हीलियम के ऊपर लिखा हुआ है 2, तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही प्रोटॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। अगला कौन सा आता है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका कितना हो जाएगा, 2,8। हाँ कि ना। आप क्या देख रहे हो कि इसमें पूरे के पूरे ऑर्बिट्स भरे हुए हैं भाई, पहला K शेल, दूसरा L, तीसरा M और चौथा N। अगला ले लो आर्गन। आर्गन का कितना है, 18, तो इसका कितना हो जाएगा, 2,8,8। यार इसमें सारे एलिमेंट्स में क्या है, ग्रुप्स में सारे एलिमेंट्स के क्या है, लास्ट ऑर्बिट्स क्या हुए, भरे हुए हैं। क्या हुए, भरे हुए हैं। तो अब आपसे मैं पूछूंगा कि अगर लास्ट सारे ऑर्बिट्स भरे हुए हैं तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी। तो जब वैलेंसी तो होती है लेना और देना,
भाई जब ले ही नहीं सकते हो ना दे सकते हो तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। इसीलिए इसको बोला गया जीरो ग्रुप। क्या बोला गया? ग्रुप 18 को कुछ पढ़े लिखे लोगों ने बोला जीरो ग्रुप, जहां पे क्या हुई, सारी नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, और ये गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, उसके बाद आता है अपना ग्रुप 17। क्या आता है बेटा? ग्रुप 17, जिसको कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। जिसमें सबसे पहला आता है अपना फ्लोरीन। कौन सा आता है? फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 9 कितना है? 9। तो हो जाएगा 2,7, यानी इसके पास एक कम है। K शेल, L शेल, M शेल और N शेल, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगला कौन सा आता है? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या है? 17। इसका कितना हो जाएगा? 2,8,7। अब आप बोलोगे कि सर क्या सब में एक एक कमी आएगा? यस, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ढूंढते रहते हैं। इसीलिए इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, और इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। तो याद रखना, इसकी सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। कितनी होती है बेटा? 1 या -1 कह सकते हो, क्योंकि लेते हैं। और इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 0। इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है? 1, और इसकी वैलेंसी होती है 2। हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 की ही वैलेंसी को बताया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो एक हमारा ट्रेंड हो चुका है वैलेंसी से। अगर आपसे कोई पूछेगा वैलेंसी, तो आप तुरंत बता पाओगे कि ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होती है, ग्रुप 18 की वैलेंसी 0 होती है, ग्रुप 17 की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है? आपको बहुत बेसिक से चीजें याद रहेंगी, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि चलो सबसे पहला बताओ कि आपको कि इसका मेटैलिक कैरेक्टर, मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक, याद रखना, मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी आपसे वो जानना चाहते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टीज कैसे कम हो रही हैं, कैसे ज्यादा हो रही हैं। वैलेंसी तो सेम हो रही है भाई, वैलेंसी आप देखोगे ग्रुप 1 की सेम है, ग्रुप 2 की ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो आप ऊपर से नीचे आओगे तो वैलेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और आप याद रखना, ये चीज लिख भी लो कहीं पर आप, कि वैलेंसी विल बी सेम इन सेम while coming down the group, while coming down the group, coming down the group, याद रखना ग्रुप। और दूसरा, while going from left to right, while going, valency will increase, valency will increase and बीच में चेंज होती रहती है, will increase कब? while going from left to right, याद रखना, while going from left to right। बस याद रखना कि till certain elements, क्योंकि आगे देखोगे 1 तो इधर भी 1, ठीक है? ऐसे होती है till certain elements, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ेगी, कुछ एलिमेंट्स तक ही जाएगी, उसके बाद फिर नहीं बढ़ेगी। समझ में आया? हाँ, आपको बस ये याद रखना है। अच्छा, आपसे कुछ लोग मेटालिक कैरेक्टर के बारे में भी पूछेंगे कि अब आपको सिंपल से दिख रहा है कि मेटल्स कहां है? लेफ्ट में है। नॉन मेटल्स कहां है? राइट में। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कोई मेटालिक कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले पूछे, किसके बारे में? सबसे पहले मैं मेटालिक कैरेक्टर का बता देता हूं। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज या मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होगा? अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, so it will increase, कौन सा? metallic character, it will increase while going down the group, याद रखना हमेशा while going down the group, यानी ऊपर से नीचे आओगे तो ये तो खैर एक्सेप्शन है। लिथियम, सोडियम, लिथियम मेटल है, सोडियम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, पोटेशियम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो याद रखना मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं while going down the group, एंड लेफ्ट से राइट जाने पे इट विल डिक्रीज। क्या बेटा? इट विल डिक्रीज while going from left to right, ठीक है? याद रखना, लेफ्ट से राइट जब जाओगे, जैसे ऐसे जाओगे तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? याद रखना, डिक्रीज होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? मेटालिक प्रॉपर्टीज। कौन सी? मेटालिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? कुछ लोग
नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में पूछते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, तो इसका जस्ट उल्टा होती है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में इट विल डिक्रीज व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, यानी जब नीचे जाओगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डिक्रीज व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। और दूसरा, अब देख रहे हो कि लेफ्ट में मेटल्स हैं, राइट में क्या है, नॉन मेटल्स हैं, तो वाई इट विल इंक्रीज, क्या, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इट विल इंक्रीज while going from left to right। याद रखना, समझ में आया, मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं ऐसे और ऐसे इंक्रीज होती हैं, हाँ कि ना, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऐसे डिक्रीज होती हैं और ऐसे इंक्रीज होती हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो और अच्छे से नोट डाउन करो इसको। तो अपना आखिरी ट्रेंड है जिसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। अब आप बोलोगे कि सर क्या है ये एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो आपको ये बताना है कि इस एलिमेंट्स का साइज कैसा होता है, कैसे बढ़ता है। आपने अभी देखा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या लिखा, 1 लिखा। हीलियम आगे है आपको, अगला उस ग्रुप में कौन सा है, लिथियम है। कौन सा है, लिथियम, उसका कितना किया, 2,1। उसके बाद कौन सा हुआ, सोडियम, जिसको 2,8,1, हाँ कि ना। पोटेशियम, उसका कितना होता है, 2,8,8,1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, अब पहले वाले में न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट, दूसरे वाले में एक ऑर्बिट तो है ही है, दूसरा ऑर्बिट भी ऐड होगा, तीसरे में एक और ऑर्बिट ऐड हो जाएगा, है कि नहीं, और चौथे वाले में 4 ऑर्बिट्स। इसमें भाई के शेल, इसमें के एल शेल, के एल एम शेल, के एल एम और एन शेल, हाँ कि ना, इतने सारे शेल्स। बताओ, अब मुझे हंसी इस बात की आती है कि भाई इतने ज्यादा शेल्स हैं अगर हमारे पास, तो इनका साइज, भाई एटॉमिक साइज तो बड़ा होता जाएगा क्योंकि ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो याद रखना, एटॉमिक जो साइज के बारे में रखूंगा, while coming या while going down the group, while going down the group, आप देख रहे हो कि हर बार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक नया ऑर्बिट ऐड होता जा रहा है। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो while going down the group, the atomic size increases। अब लोग पूछ भी लेंगे रीजन क्यों, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्बिट getting added। एक्स्ट्रा ऑर्बिट ऐड हो जाता जा रहा है कि नहीं। अच्छा, दूसरा, अब अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप क्या देखते हो, भाई ऑर्बिट तो सेम रहेगा। आप देखो हाइड्रोजन में इस तरह से लेते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 लिथियम का। बेरिलियम का कितना है बेटा, 2,2। आगे जाओगे तो बोरॉन मिलेगा जिसका 2,3 होगा, है कि नहीं। कार्बन का होगा 2,4। आप देख सकते हो कि यहां पे ऑर्बिट के शेल, एल शेल, के शेल, दो शेल हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर एक ऑर्बिट में, भाई पहला ऑर्बिट में तो 2 ही रहते हैं, 2 हैं, दूसरे ऑर्बिट में 2 बढ़े, 1 रहा, फिर 2 रहा, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उतने प्रोटॉन्स भी तो बढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर। भाई एक इलेक्ट्रॉन, एक यहां पे आया 2,1, यानी 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, इसी तरीके से 5, 6, 7, मैक्सिमम 8 तक चले जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ये याद रखना, जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स हैं, अब इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा। अब आप सोचिए किसी एक चीज आपको खींच रहे हो, 2 चीज, 3 चीज, आप सब खींचते जाओ साथ में पकड़ के फोर्सेस, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और ये जो फोर्स लग रहा होता है ना, किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना, फोर्स बिटवीन, किसके बीच में, फोर्स बिटवीन, बोलो, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज, बोलो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं
न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर फोर्स, याद रखना, ठीक है। अब जब इधर आ रहे हो तो साइज बड़ा होता जा रहा है, और मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक होता जाएगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगा आपस में। तो याद रखना, while going from left to right, क्या बेटा? from left to right, atomic size, क्या बेटा? atomic size decreases because of nuclear force। किसके किसके बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स? बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, हमेशा याद रखना, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। पक्का याद रहेगा? तो हमेशा से आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम अपने अपने नोट्स पे जाएंगे, तो हमारे नोट्स पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको वो भी एक बार मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या है नोट्स में। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको नोट्स में भी जो कई चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, आप देख सकते हो, ये सारी चीजें नोट्स में मैंने लिख दी हैं। पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका चेंज होता है, मैंने वैलेंसी के बारे में बात किया, ठीक है। और उसी तरीके से मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स को आपको नोट्स में ऐसे बना के मैंने दे दिया है, जो मैंने अभी ये चीजें आपको समझाई, ठीक है। समझने के लिए आप वीडियो देखिए, और शीट्स आपको ये मिलती जाएंगी, तो आप इसके भी थ्रू भी क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको। ये देखो, मैंने एक टेबल भी जनरल से आपके बुक में भी है, ऐसे मैं बना के आपको दिखा दिया है, ठीक है। और तब तक के लिए आप इसे करिए, है कि नहीं। और एक और चीज है छोटी सी, कि वही हमारे पास जो हेलोजन फैमिलीज हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, ये हमेशा ग्रुप्स में होते हैं, यानी हमेशा दो एलिमेंट्स मिलके ही क्या बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा F2Cl2 ब्रोमीन 2, तो ये हमेशा मिलके साथ में बॉन्ड बनाते हैं, समझ में आया। और यही इस चैप्टर का क्या है, टोटल चैप्टर का क्या है, पूरा एंड है। और आप इसे अच्छे से क्या करिए, वन शॉट वीडियो देखिए, तो आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। तो एक छोटी सी चीज रह गई थी कि ये जो क्या कहते हैं PDF है ना, ये मैं अपने आप को मेरे पास मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, उसमें मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाय।